वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का मुख्य विषय है उत्तर प्रदेश की धरती का क्या योगदान रहा है 1857 की क्रांति पर, और इसी आधार पर 1857 की क्रांति की शुरुआत और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की धरती में क्या रहा, आज की क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान। बच्चों, ये टॉपिक बड़ा ही हॉट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से एक कॉम्बो टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश विशेषांक की सीरीज में 1857 के तथ्यों की भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति का मुख्य प्रभाव क्षेत्र ही हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के कुछ हिस्से में रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश ही मुख्य रूप से इस क्रांति में प्रभावित था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश विशेषांक में ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना है कि विषयांतर नहीं होना है कि ये टॉपिक 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का योगदान इस विषय पर है। अर्थात हम इस टॉपिक के 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है इसके समग्र स्वरूप का अध्ययन नहीं करेंगे। हम केवल उन विषयों को छुएंगे, उन सेक्टर को टच करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश संबद्ध है। ध्यान रखना है। तो हमें इसके कारण, निवारण, प्रभाव, बहुत सारे तत्व हैं जिन पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक 1857 की क्रांति का समग्र टॉपिक होगा और वो आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत मिलेगा। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, आपका लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 80% आपका सिलेबस 1857 की क्रांति का भी इसी से पूरा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश विशेषांक में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सामने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप जान लें, इसके हम क्रमिक विस्तार पर जाएंगे, इससे पहले जान लें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। पहला ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं थे। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र और अवध का क्षेत्र, ये ध्यान से देखिए। झांसी की रानी का क्षेत्र ये है, ठीक है। तो ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये, और ये अवध का क्षेत्र, ये मध्य उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। ध्यान रखें कि मेरठ, बागपत, शामली, बरेली, बदायूं इत्यादि भी बहुत प्रभावित क्षेत्र रहे, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों से प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए दो बातें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से क्षेत्र थे, बुंदेलखंड का क्षेत्र और अवध का क्षेत्र। इसके बाद एक चीज़ और पहले आप ध्यान रखिए, ये मैं सीधे शुरुआत में स्लाइड में क्यों रखा हूँ, अभी देखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें आपको क्रमिक रूप से मिलेंगी, लेकिन चूंकि ये बड़े ही वेटेज और इम्पोर्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, बहुत इनका रेलेवेंस है, इसलिए मैंने इनको आपके सामने पहले ही रख दिया। तो देखिए, नाना साहब के एक सेनापति हैं अजीमुल्ला खान, और ये जो बख्त खान हैं ये बहादुर शाह प्रथम, जो भारत के मुगल सम्राट उस समय थे। हालांकि उनका सब कुछ डलहौजी ने समाप्त कर दिया था, पद भी समाप्त कर दिया, पेंशन भी समाप्त कर दिया, फिर भी लोगों के लिए हैं। तो इनके मुगल बहादुर शाह जफर के सेनापति हैं बख्त खान, और नाना साहब जो मराठा पेशवा थे, इनकी भी वही स्थिति हुई, इनकी पेशवाई समाप्त कर दी गई, इनकी पेंशन समाप्त कर दी गई। तो इनके सेनापति अजीमुल्ला खान, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के मुख्य शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? अजीमुल्ला खान और बख्त खान। ये कौन है, ये मैंने आपको बताया। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सिपाही हैं और बख्त खान बहादुर शाह जफर के सिपाही हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही इसको दे दिया। अब हम लोग जरा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि इसका तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, इसके दीर्घकालिक कारण बहुत थे, और वो चीज़ें मैं चर्चा कब कर सकता हूँ, जब मैं 1857 की क्रांति इतिहास विषय के अंतर्गत आपके सामने रखूंगा। अभी यूपी स्पेशल के अंतर्गत है, इसलिए वो चीज़ें ना रख के एक जनरल इंट्रो में देता हूँ जो आप जानते भी हैं, लेकिन मैं और आपको क्वेश्चंस संभावित किस क्षेत्र से होंगे, कैसे बनेंगे, उस ढंग से आपको तात्कालिक कारण स्पष्ट कर दूं।
सबसे पहले चीज़ देखें कि पुराने समय में माने उससे 1857 के पहले ब्राउन बेस राइफल थी, उसको स्थानांतरित करके इनफील्ड राइफल लाई गई और इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस थी उसको मुंह से काट, उस कारतूस के आगे वाला जो भाग है कार्टेज का, उसमें चर्बी होती थी, उसको मुंह से काट करके तब मसाला को बंदूक में डालने की प्रथा थी। तो ऐसा कहा गया कि वो जो चर्बी है कारतूस में लगी, उस चर्बी का निर्माण सुअर और गाय के मांस से हुआ है। यही तात्कालिक विद्रोह का कारण रहा, चर्बी युक्त कारतूस। फाइनली क्या बनता है? चर्बी युक्त कारतूस। अब इससे विद्रोह किस बात का है? अरे भाई, सुअर और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम है, गाय का मांस, गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए हराम है। तो दोनों संप्रदाय के सैनिक क्या हुए? प्रमुख रूप से विद्रोही हो गए, मना कर दिए कि नहीं, हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और अंग्रेजों ने देसी सैनिकों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं नहीं आपको ये करना है। उन्होंने समझाया भी, समझाने का प्रयास भी किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें ये चीज़ें नहीं लगी हैं, लेकिन फिर भी बात प्रचारित हो चुकी थी। तो इसकी फिर जो प्रथम शुरुआत कैसे हुई कि जो कारतूस का विरोध करते हुए जो मंगल पांडे हैं, ये कहाँ के थे? बलिया के थे। बलिया आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र बलिया का है। बलिया के ब्राह्मण मंगल पांडे ने क्या किया कि मना कर दिया कि नहीं, हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सैनिक थे, ध्यान रखना। और ये 34वीं बटालियन कहाँ पर स्थित थी? बैरकपुर में। और ये बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में है, ये ध्यान रखना है। बैरकपुर कहाँ था? बंगाल में। तो बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी में 34वीं एनआई बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने कारतूस छूने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं छूंगा ही नहीं, और विरोध किया। एक तरह से विद्रोही विचार आ गए। तो इनको पकड़ने, डांटने, समझाने इत्यादि कुछ भी कह ले के लिए कैप्टन बाग और हियर से आते हैं। और 29 मार्च 1857 को कैप्टन बाग और कैप्टन हियर से पर इन्होंने गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, इसमें ये एक अलग बात है, कई जगह आपको विवेचना मिलेगी, कैप्टन बाग मारे गए, हियरसन घायल हो गए। इनसे प्रश्न क्या मतलब बनने वाला है? केवल इतना ही प्रश्न बनेगा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने निम्न पर गोली चला दी। किन पर चला दी, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखो कि ये डेट की शुरुआत कहाँ है? 29 मार्च 1857। तो क्या विद्रोह शुरू हुआ? नहीं हुआ। मंगल पांडे ने गोली चलाई, लेकिन अभी विद्रोह की शुरुआत नहीं है, ठीक है। लेकिन विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि मंगल पांडे ने गोली जरूर चलाई, किसके विरोध में? कारतूस के। लेकिन धीरे धीरे कंपनी सरकार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और आवाज उठती जा रही थी। फिर अगली घटना क्या हुई कि 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में ही, कब? देखिए, 29 मार्च को इन्होंने गोली मारी, 8 अप्रैल को लगभग 9-10 दिन बाद इनको बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब इनकी फांसी के बाद ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में, या यूं कहे पूरे भारत में, हालांकि भारत तो पूरा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक प्रभावी कौन सा क्षेत्र था? अवध और बुंदेलखंड का। तो इन क्षेत्रों में ये खबर बहुत तेजी से फैल गई कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब देखो, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही? बंगाल के बैरकपुर में। अब क्या है, दिल्ली के नज़दीक आपका ये मेरठ वाला क्षेत्र है। तो मेरठ की छावनी बहुत सशक्त है, यहाँ के देसी सैनिक हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। तो इनको भी फोर्स किया गया। तो ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि यूं ही अचानक इन्होंने विद्रोह किया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी के सिपाहियों को भी कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा गया और इन्होंने कहा नहीं करेंगे। और इसके दंड स्वरूप क्या हुआ? बहुत सारे सैनिकों की वर्दी उतार करके सजा दी गई। और ये वर्दी उतार करके सजा देना इतना अपमानजनक इनको लगा कि अंतोगत्वा इन्होंने ये निश्चित किया कि अब विद्रोह करना होगा। और 10 मई को इन्होंने अपना विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो 10 मई को विद्रोह प्रारंभ करने के बाद हुआ क्या? तो अब देखिए, अगला जो सेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा अध्ययन का? देखिए, उत्तर प्रदेश में विद्रोह का विस्तार। अब किस तरह से विद्रोह विस्तृत हो रहा है यूपी में, इस चीज को समझिए कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अर्थात विद्रोह की मुख्य मशाल कौन उठाई?
ज्वाला तो लगाई मंगल पांडे ने, लेकिन मशाल कौन उठाई? मेरठ छावनी के सैनिकों ने। ये दिमाग में रखना है। इन्होंने किया क्या? ये सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए और 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहां पर किया? अधिकार किया दिल्ली। तो ध्यान रखना है, कई स्रोत में 12 मई भी आएगा, तो 11 और 12 में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मामला रात का था। रात को चले, वहां पर तलवार भाले चल रहे हैं, कोई घड़ी नहीं देख रहा है कि 11 मई थे, क्योंकि 12 बजे के बाद अंग्रेजों के हिसाब से 12 मई आ गई। तो 11 मई को चले, 12 मई को उन्होंने किया क्या किया, इससे मतलब नहीं, मतलब 11-12 मई को क्या हुआ, अगर इसको 11-12 मई कर दे तो इस तारीख को क्या किया, सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किया। तो अधिकार करने के बाद किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे गए बहादुर शाह जफर से मिले और उनको सम्राट घोषित किया, क्योंकि उनका सम्राट वगैरह की पदवी तो डलहौजी ने छीन लिया था कि आप भारत के सम्राट हैं और ये विद्रोह आपकी अगुवाई में किया जाएगा। अर्थात विद्रोह की संपूर्ण कमान किसको सौंपी गई? वो भी सौंपी गई किसको? बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर कौन है? मुगलों के अंतिम सम्राट। और इसी 1857 की क्रांति में जब दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार होगा, तो हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाएगा, इनको रंगून भेज दिया जाएगा और इनके 2 पुत्रों को इन्हीं के सामने गोली मार दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना। तो अब आप देखिए, ये वही खानदान है सम्राट अकबर का, विचारों की क्या स्थिति है, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो हैं, इनके सेनापति बख्त खान हैं। तो दिल्ली में प्रमुख रूप से विद्रोहियों की कमान को अंततोगत्वा जो गाइडेंस दिया, संभाला, वो बख्त खान ने संभाला था। ये चीज़ भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें कि क्या स्थिति बनती है। तो अंततः क्या किया गया कि 21 सितंबर 1857 को पंजाब बटालियन की मदद से, ध्यान रखना है, किसने? हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। और हडसन के पहले निकलसन ने भी प्रयास किया था, लेकिन निकलसन बेचारा मारा गया। निकलसन को सफलता नहीं मिली, अंत में हडसन को सफलता मिली। फिर हुआ क्या था? देखो, दिल्ली की पूरी बात मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है। तो दिल्ली को हमने छुआ क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मेरठ के सैनिकों ने ही तो दिल्ली में प्रवेश किया था ना, इसीलिए इस टॉपिक को उठाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, इनके दोनों बच्चों को गोली मार दी गई थी, ये चीज़ है। और मुगल सम्राट का पद बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों ने उनके महल इत्यादि सब में कब्जा कर लिया था। अब बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन आता है कि लखनऊ में विद्रोह का विस्तार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अवध प्रांत की जो राजधानी थी वो क्या बन चुकी थी? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में क्या स्थिति? नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद इनकी जो बेगम थी, विधवा बेगम थी, हजरत महल, ये अंग्रेजों से बहुत चिढ़ती थी। और डलहौजी ने क्या किया कि अवध पर एक आरोप लगाया कुशासन का। देखिए, हड़प की नीति के तहत ये था कि अगर किसी भी रियासत का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन इनका उत्तराधिकारी था बिरजिस कादिर, इनका अल्पवयस्क पुत्र था। फिर भी क्या हुआ, लखनऊ को इसको हड़पना था, तो इसने दिमाग क्या लगाया कि नहीं, लखनऊ में कुशासन है, सरकार वहां पर जनता पर अत्याचार कर रही है, शासन ही अच्छा नहीं है। तो कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को हड़प लिया था डलहौजी ने। तो इससे लखनऊ यानी अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध अत्यंत क्रोध और आक्रोश था। तो 4 जून को 1857 को लखनऊ विद्रोह प्रारंभ हो गया और इस विद्रोह को नेतृत्व किसने दिया? बेगम हजरत महल। अब ध्यान रखना, लखनऊ से संबंधित प्रश्नों में ये 4 जून तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेगम हजरत महल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने किया क्या कि अपने जो अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर थे उनको इन्होंने नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धरत हो गई। बहुत जबरदस्त टक्कर इन्होंने दिया था, लंबा युद्ध चला। अंततोगत्वा 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, इसको हम के से संबोधित कर सकते हैं। ये के याद रखिएगा, कई बार फिल्मों में आपने के का नाम सुना होगा, कॉलिन कैंपबेल। तो एक दिमाग में न्यूमेनिक्स बन जाएगा कि के ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से
अब आप देखिए कि गोरखा जाति, पंजाब, राजपूत, ग्वालियर में जो मराठा हैं, सिंधिया परिवार इत्यादि चारों तरफ उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के ही साथ दे रहे हैं। क्योंकि बात को समझो पहले कि अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो विश्वव्यापी या देशव्यापी आंदोलन तो ये था नहीं, ये तो एक निश्चित उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही था। यद्यपि के ने इस वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक है, तो गोरखा रेजिमेंट की मदद से के ने अर्थात कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को क्या किया, लखनऊ के विद्रोह को दबाया और लखनऊ पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक फैक्ट दिमाग में रखिएगा कि के अर्थात कॉलिन कैंपबेल को तो सफलता मिली, लेकिन यहाँ पर जनरल हैवलॉक मारा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। जनरल हैवलॉक युद्ध के दौरान मारा गया था, इसको सफलता नहीं मिली थी। और क्या था, अवध के दरबार में जो अंग्रेजों की तरफ से रेजिडेंट था वो था हेनरी लॉरेंस, और ये हेनरी लॉरेंस भी मारा गया था। दरअसल मुद्दा क्या है, बात को समझे पहले कि वेलेज़ली ने जब सहायक संधि प्रारंभ की थी तो उसने क्या किया, ये नियम बनाया कि प्रत्येक राजा या नवाब के यहाँ जहाँ से वो संधि करेगा एक अपना अधिकारी उनके दरबार में रखेगा। उसका कहना था कि ये दरबारी हमारे द्वारा जो आपको सहायता के रूप में सेना दी जा रही है उसकी देखरेख और उसकी व्यवस्था करेगी। दरअसल वो अधिकारी उस दरबार पर नज़र रखता था और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई थी कि वह अंग्रेज अधिकारी नवाब और राजाओं पर रूल करने लगा था, और उसी अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रेजिडेंट। तो उस समय अवध में जो रेजिडेंट थे वो कौन थे, श्रीमान हेनरी लॉरेंस, और इनकी गर्दन काट दी गई, इनको ठोक दिया गया, इनको मारा गया, ये मारे जाते हैं। तो ये दो लोग लखनऊ में विद्रोह के दौरान इनकी दोनों की हत्या होती है, अंग्रेजों के प्रमुख अधिकारी थे। अब हम लोग कानपुर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानपुर में विद्रोह किस तरह से विस्तृत हुआ। तो सबसे पहली बात जान लें कि 5 जून 1857 में को कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ, और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा, तो ध्यान सुनिएगा, इनका नेतृत्व पेशवा नाना साहब करेंगे। नाना साहब कौन है, बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं। ये मुख्य रूप से कमान संभालेंगे, लेकिन इनके दो महत्वपूर्ण साथी हैं। एक साथी अजीमुल्ला खान है जो इनके सेनापति हैं, और इनके मित्र के रूप में तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे भी कानपुर में पेशवा के ही साथ हैं। बाद में कानपुर के पतन के बाद ये झांसी की रानी से जाके मिलते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक लंबा युद्ध चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कानपुर के संबंध में यूपी स्पेशल है, तो दो खास बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सत्ती चौरा कांड और ये एक बीवी घर कांड, ये दोनों ध्यान रखना। तो ये दोनों घटनाओं का की जो जिम्मेदारी है वो अंततः नाना पर ही लगती है कि नाना साहब इसके जिम्मेदार हैं। तो दरअसल हुआ क्या था, देखिए पहले जान ले बीवी घर कांड क्या है। बीवी घर कांड कुछ नहीं है, 120 अंग्रेज औरतों और बच्चों की हत्या हो जाती है। तो एक घर का नाम है जहां पर अंग्रेजों की औरतों और बच्चों को रखा गया था और अंत में रात में उन सबको मार दिया जाता है, तो उसी को बीवी घर कांड कहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है सत्ती चौरा कांड से। तो ये सत्ती चौरा कांड क्या है, कानपुर में गंगा नदी से इलाहाबाद आने के लिए बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भागे। कानपुर में विद्रोहियों का दबदबा जब बढ़ा तो अंग्रेजों अधिकारियों ने सोचा कि हम अपनी फैमिली पर खतरा है लेके इलाहाबाद चले जाते हैं। तो गंगा के मार्ग से ही बोट के माध्यम से, बोट जो होती थी ना पानी वाली नाव, उसके माध्यम से रास्ता था, आवागमन होता था। तो कई सारी नावें मंगाई गई और उन नावों में अंग्रेज बहुत सारे सिपाही भी थे, उनके अधिकारी भी थे, उनके बीवी बच्चे इत्यादि सब थे। तो वो लोग जा रहे थे। ये पूरा दृश्य नाना साहब भी देख रहे थे और बहुत सारे भारतीय सैनिक और ये सब भी देख रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था ये भाग रहे हैं, और इसी दौरान कहीं से गोली चला देता है कोई अंग्रेज सिपाही। जब गोली चला देता है तो इधर से भी कुछ जवाब हो जाता है, फिर गोली चलने लगती है और कई सारे भारतीय सिपाही मारे जाते हैं। तो इससे रुष्ट होकर के भारतीय सिपाहियों ने उस जुलूस पर, यानी जो जा रहे थे इलाहाबाद की ओर, उन पर अटैक कर दिया। तो थोड़े से सैनिक थे वो मारे गए, अंग्रेज के जितने अधिकारी वगैरह सब मारे गए। लेकिन जब बीवी बच्चों को मारने के लिए सैनिकों ने तलवार उठाई
तो नाना साहब ने रोक दिया, नहीं, औरतों और बच्चों पर भारतीय संस्कृति के अनुसार हमला, आतंक, अत्याचार, हत्या नहीं की जा सकती। तो क्या करें, तो नाना साहब ने इन सबको इकट्ठा करके भेज दिया कानपुर बिठूर अपने रियासत में कि इनको सुरक्षित रखिए, कल इनको इलाहाबाद भिजवा देंगे। तो उनको सुरक्षित कहाँ रखा गया था? बीबी घर में। कहाँ रखा गया? बीबी घर में। तो इसीलिए, और वहीं पर रात में उन सबकी हत्या हो जाती। तो बीबी घर कांड। अभी मैं बताता हूँ कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, मतलब किन लोगों ने। 2 महिलाएं हैं, उनका नाम आता है। तो मैं अभी वहीं पर बढ़ रहा हूं, तो आप सही ढंग से समझ लेंगे। मुख्य मुद्दा आपको क्या समझना है कि बीबी घर कांड, यानी जिसमें कि 120 अंग्रेज औरतों और बच्चों की हत्या हुई थी, वो कब हुई थी? 15 जुलाई 1857 को। तो सत्ती चौरा कांड ये आपने समझ लिया कि नाव से निकल के जाने वाले जितने अंग्रेज अधिकारी और सिपाही थे इलाहाबाद की ओर, वो तो मारे जाते हैं, और वहीं से औरतों और बच्चों को सुरक्षित नाना साहब भिजवा देते हैं कि कल हम इनको इलाहाबाद भिजवाएंगे, लेकिन रात में ये भी मारे जाएंगे। तो ये जो अंग्रेजों के बीबी और बच्चे मारे जाएंगे, ये बीबी घर कांड के अंतर्गत, और अंग्रेज सिपाही वगैरह जो मारे जाएंगे, ये कहाँ? सत्ती चौरा कांड के तहत। ठीक है, अब आप देखिए कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था। देखिए, कानपुर में एक वेश्या थी, अजीजन बेगम, पेशे से वेश्या थी, लेकिन ये क्रांतिकारी स्वभाव की थी और ये क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त लड़ाई लड़ी। तो दरअसल इन्होंने ही किसका कान भरा? हुसैनी खानम बेगम, ये नाम ध्यान रखना। हुसैनी खानम बेगम को 6 सशस्त्र रक्षकों के द्वारा के साथ ये नियुक्त किया गया था बीबी घर की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां पर औरतें और बच्चे हैं। किनको? हुसैनी खानम बेगम को, कि तुम जाओ उनकी सुरक्षा करना, उनको हम सुरक्षित भेजेंगे, बीबी औरतों और बच्चों को। तो हुसैनी खानम बेगम सुरक्षा कर रही थी, लेकिन इसी समय कहते हैं कि अजीजन बेगम ने हुसैनी खानम बेगम के कान भरे कि ये सब फिरंगियों की औलाद है, इनको काट दो, ये किया वो किया। और हुसैनी खानम बेगम क्रोध में आ गई और अपने अंगरक्षकों के साथ कहते हैं कि इन औरतों और बच्चों की हत्या कर दी। और यही है क्या? बीबी घर कांड। बात समझ गए? और अंततः के अर्थात कॉलिन कैंपबेल ने भी कानपुर के विद्रोह को दबाया और वहां पर सफलता। अब देखिए, के से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, यानी कॉलिन कैंपबेल क्या कर रहा है? लखनऊ और कानपुर दोनों जगहों के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करता है। कौन है? कॉलिन कैंपबेल। अब देखिए, थोड़ा झांसी की ओर बढ़ते हैं कि झांसी की स्थिति क्या है। तो देखिए, झांसी का प्रसिद्ध विद्रोह है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं। 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह प्रारंभ होगा और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन इनके सहयोगी के रूप में तात्या टोपे कानपुर के पतन के बाद रानी से आके मिलते हैं और इनके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, रानी ने बहुत जबरदस्त युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो अंततोगत्वा रानी को कोई सहायता नहीं मिली, ग्वालियर वो भाग के जाती हैं, वहां पर भी ज्यादा मदद नहीं मिल पाई और जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई वो वीरगति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को। एक बात ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी, और ये ध्यान रखना कि जनरल ह्यूरोज से, जो नए बच्चे हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे, रानी का युद्ध किसके साथ हुआ? अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से, और इसी से लड़ते हुए इनकी वीरगति प्राप्त होती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कब होती है? डेट क्या है? 18 जून 1858। इतना डेटा ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखो, तात्या टोपे छापा मार युद्ध प्रणाली के बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। ये छापा मार युद्ध प्रणाली शिवाजी वाली ये करते थे और इनके इसी युद्ध प्रणाली का नाम जो रखा गया था वो गनीमी कावा युद्ध रणनीति, गनीमी कावा युद्ध रणनीति। तो ये भी ध्यान रखना, ये किसका संबंध है इससे? तात्या टोपे का, ठीक है। इस तरह से झांसी का जो पतन हो जाएगा तो तात्या टोपे क्या करते हैं? ये भाग के चले जाते हैं नेपाल, लेकिन नेपाल में विश्वासघात के कारण ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। तात्या टोपे भी खत्म हो जाएंगे। अब इस तरह से झांसी का भी विद्रोह समाप्त होगा और अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ह्यूरोज इनकी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये बात कही कि सारे विद्रोहियों में कोई जवां मर्द थी तो वह रानी ही थी। मतलब रानी
के साहस और शौर्य से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था जनरल ह्यूरोज। तो ये प्रश्न बनता है, ये फ्रेज देके, ये लाइन दे दिया और बोला यह कथन किसका है या किसके संबंध में है। तो ये ध्यान रखना है, ये कथन कहा है जनरल ह्यूरोज ने, लेकिन किसके संबंध में कहा है? महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के संबंध में कहा है। ठीक है, तो वही चीज की उक्ति, यह उक्ति जनरल ह्यूरोज ने रानी की बहादुरी से प्रभावित होकर कहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ छुटपुट जानकारियां इसके संबंध में ले ले। देखिए, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, ये जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित था लेकिन नहीं था, लेकिन सामान्यतः समग्र रूप से अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का क्षेत्र विद्रोह से कम प्रभावित था और अंग्रेजों के लिए ज़्यादा सुरक्षित था, ज़्यादा सुरक्षित स्थान था अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो अब क्या था कि लेकिन यहाँ पर विद्रोह हुआ इलाहाबाद में, अर्थात जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो हो सकता है कि सवाल को घुमा के आपसे पूछते, तो इसमें यहाँ पर मौलाना लियाकत अली ने विद्रोह को नेतृत्व दिया था। ये बहुत ध्यान रखना, ये खूब पूछता है क्योंकि ये सब मिसलिनियस टॉपिक में आ जाएगा ना, और पूछ लेगा कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना लियाकत अली ने किया था, ये दिमाग में रखना। उसके बाद बरेली बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, बरेली बदायूं, ये है बरेली का क्षेत्र, यहाँ पर देख ले। बरेली और बदायूं के क्षेत्र में खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया। फतेहपुर में हयातुल्ला खान ने किया। और ये तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज इसको दिमाग में रखना, इससे खूब प्रश्न पूछे हैं। इसमें कॉलम मैचिंग वाले सवाल पूछते हैं। ठीक है, कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में हयातुल्ला खान, ये दिमाग में रखना है। इलाहाबाद में मौलाना या मौलवी लियाकत अली, मौलवी और मौलाना एक ही शब्द है, लियाकत अली। ठीक है, इस तरह से इन छोटे छोटे जगहों पर भी इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। इलाहाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, फैजाबाद में हुआ, फतेहपुर में थोड़ा सा हुआ, कानपुर, लखनऊ ये मुख्य प्रभावित क्षेत्र है, और झांसी। और शुरुआत की स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर ये प्रश्न कहे कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो बुंदेलखंड का था और अवध का क्षेत्र था, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब विद्रोह समाप्त हो गया तो 1 नवंबर 1858, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, इस बात को समझो, ट्रैक आउट नहीं होना है। तो उत्तर प्रदेश की हर महत्वपूर्ण जानकारी मुझे 1857 के संदर्भ में आपके सामने रखनी है। तो देखिए, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है, इसी 1858 के 57 की क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आएगा, और उसी अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। वो मैं इसमें नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वो 1857 की क्रांति जो इतिहास के अंतर्गत मैं डिस्कस करूंगा उसका मुख्य विषय होगा। वहां पर मैं इसके कारण, प्रभावों और इत्यादि की पूरी विवेचना करूंगा। पील आयोग क्या है, सैनिक अनुपात कैसे उसमें निश्चित होता है, ये सारी चीजें 1858 के एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, ये मैं सब बताऊंगा। लेकिन यूपी में संबंध है तो इसलिए यूपी वाली बात समझे कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल था भारत का, उसने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को, कि क्या उद्घोषणा, जो भी घोषणाएं हैं, क्या क्या घोषणाएं की गई थी, प्रमुख रूप से थोड़ा सा समझ लें कि जैसे ये भारत से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश भारत की संपूर्ण जनता अब कंपनी के शासन में नहीं है बल्कि वो महारानी की जनता है, महाराजा ब्रिटेन की महारानी की जनता है। तो इससे बहुत लोग खुश हुए थे क्योंकि राजतंत्र के लोग आदी थे ना, तो उनको राजतंत्र पसंद था, तो हैबिचुअल हो गए थे। नहीं तो अभी तो कंपनी, व्यापारिक कंपनी के अधीन थे, अब उनको खुशी है कि नहीं अब हम रानी के अंतर्गत है, लेकिन ये सब भ्रम था। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा क्या किया था कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। इस तरह से कई सारे प्रावधान में वहां नहीं जाऊंगा, नहीं विषयांतर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो महारानी की उद्घोषणा को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया है, और जो बच्चे इलाहाबाद की धरती में रह के तैयारी करते हैं वो मिंटो पार्क के इतिहास और भूगोल से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो ये इतिहास मतलब इलाहाबाद का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा
इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ही पड़ी थी। ठीक है, और इसी समय इसी के यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 के एक्ट के प्रावधानों के तहत ही संयुक्त प्रांत की राजधानी पहले आगरा थी और उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था, इलाहाबाद कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी विवेचना के साथ 1857 की क्रांति का उत्तर प्रदेश की धरती से क्या संबंध, ये स्पष्ट होता है। उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण विषयों के क्लासेस के साथ मैं शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।